मैं थानेदार जी आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको जो करना है कीजिए, आप एफआईआर कीजिए या फिर फर्जी इनकाउंटर में मुझे मार गिराइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं कि मैं हमेशा ऐसे सभी पीड़ित के साथ खड़ा रहूंगा जिसे न्याय दिलाने के नाम पर आप जैसे भेड़िए नोचने की ताक में खड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। आज की खबर खासकर पूर्णिया के एसपी साहब और पूर्णिया प्रमंडल के आईजी और डीआईजी साहब के लिए है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आप सभी को कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑडियो सुनाता हूं कि कैसे एक थानेदार द्वारा उस पत्रकार पर एफआईआर करने की धमकी दी जाती है जो पत्रकार एक दिव्यांग और यौन शोषण के पीड़िता को न्याय दिलाने आ गया है। एसपी साहब, आपके उस थानेदार द्वारा धमकी दी जाती है जिसने यौन शोषण के पीड़िता से ही शारीरिक संबंध बनाने का डिमांड रखते हैं। आपके उस थानेदार द्वारा उस पत्रकार को आईपीसी की धारा 501 और 502 के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। जिस पत्रकार ने आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। आपके जिस थानेदार ने फरियादी से आधी रात को गंदी गंदी बातें और उनसे शारीरिक संबंध बनाने की बात करते हैं, वो थानेदार सुबह उसी पत्रकार को धमकाने लगते हैं जिन्होंने न्याय दिलाने उस पीड़िता के साथ लगातार खड़ा रहा। पहले आप पत्रकार को धमकाने वाला वो ऑडियो सुन लीजिए, फिर आपको आज मैं उस लड़की से भी मिलवाऊंगा जिसके साथ एक बार नहीं दो बार बलात्कार किया गया। हेलो हेलो, हाँ बंधु, कौन बोल रहे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? आप कौन बोल रहे हैं? थाना प्रभारी बोल रहे हैं, कस्बा थाना से। आपसे तो बात हुई है इस नंबर पे मेरी। हाँ 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 हाँ, नंबर का ये डायरी एंट्री किए थे, आपका नाम से हम डायरी एंट्री किए नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? आप उस दिन हमसे बात भी किए हैं, नाम भी हाँ, बात पूछे किए हैं। हैं, जो आप हमको मैसेज किए थे। इतने बड़े मैटर को इतनी आसानी से कैसे भूल जाते हैं? नहीं, सुनिए ना, भूलते नहीं है, वो मैटर ही नहीं था। इसी कारण आपको 2 दिन हम बता ही दिए थे सारा चीज, और फिर बार बार जो आप ये मैसेज कर रहे हैं, और उसमें भी जब वो लड़की रात में फोन करती है, सवेरे आपका मैसेज आता है, उसका तो 4-5 हम डायरी एंट्री कर दिए हैं। जब वो रात में फोन किया है ना, ऐसे मामले को इतनी लापरवाही से लीजिएगा। कौन सा मामला? किस मामले की बात आप बोल रहे हैं? कौन सा मामला है? ठीक है, कोई मामला नहीं है, हम खबर रिलीज करते हैं, उसके बाद मामला खबर रिलीज कीजिए। ठीक है, आप खबर रिलीज कीजिए और हम केस करते हैं। आप कीजिए तो खबर रिलीज। 5 डायरी एंट्री की हम अभी, आपका फिर डायरी एंट्री हम कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री कीजिए। और आपको मन है ना ये रिलीज करने का, आप रिलीज कीजिए। इतना दिन से 500, 501, 502 पढ़े हुए हैं आप? जितना आपको जो करना है, जैसे करना है, अभी करेंगे हम। आप भी स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। इस मामले को लेके आप भी स्वतंत्र हैं। आप छापिए और अभी मैं करता हूँ डायरी एंट्री। छापिए। आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि कभी आपसे बातचीत ही नहीं हुई है। आपको एक बात और हम बता दे रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन का जो आप 2 बार मैसेज किया है ना, एक मैसेज का तो हम एंट्री कर दिए हैं, दूसरा मैसेज का फिर हम एंट्री कर रहे हैं जी। अब आप छापिए ना छापिए, डायरी एंट्री तो हम करेंगे। कीजिए। एकदम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं। मुंशी जी लाइए तो। शायद ऑडियो सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है जिसे लेकर थाना प्रभारी इतने एग्रेसिव हो गए। तो आज आप पीड़िता की ही जुबानी सुनिए कि यौन शोषित पीड़िता ने जब मामले को लेकर कस्बा थाने में आवेदन दी तो उस पीड़िता से किस तरीके का बर्ताव किया गया थानेदार अमित कुमार द्वारा। आप थाने में आवेदन दिए जी सर। किस बात को लेकर आवेदन दिए? सर, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी प्रोग्राम के बहाने में हमको बनवनखी ले गए थे और वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। चूँकि मेरी ऑपरेशन हो रखी है पैर की और मैं पोलियोग्रस्त भी हूँ, तो हमेशा मेरी तबीयत ख़राब होती है। उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई गाड़ी से। तो जो उनके साथ कुछ लोग थे वो धीरे धीरे उतर गए बनवनखी चौक में, मैं अकेली पड़ गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने झूठ बोल करके अपने कमरे में ले गया कि चलो वहाँ पे फैमिली है,
तुम रिलैक्स हो जाओगी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तुमको घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने झूठ बोल करके बहला फुसला के हमको अपना कमरा ले गया और कमरे में कोई नहीं था सर। उन्होंने उसी कमरे में मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मेरे साथ जो है संबंध बनाया ज़बरदस्ती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने इसका विरोध किया कि आप एक शादीशुदा व्यक्ति हो, आपके बाल बच्चे हैं और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब तुम इस बात को जो है इशू मत करो। फिर उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाया बुझाया, बोला कि देखो तुम जब कहोगी तुमसे हम शादी कर लेंगे। उनके साथ आप कितने दिनों तक रहे? फिर उन्होंने मुझे बहला फुसला के वही मतलब बरगला करके और कई तरह का प्रलोभन दे के चुप कराते रहा और उन्हें 2.5 से पौने 3 साल तक मुझे रखा उन्होंने। अच्छा जी। तो उसके बाद कैसे फिर ये मामला थाने कैसे पहुंच गया जब 2.5-3 साल तक वो रखा आपको? हाँ, अपने साथ में इसी बीच वो बरगला के रखते गया, लेकिन बार बार मैं जो है बार बार बोलती गई कि देखो आप शादी करो मेरे से। और उसके फैमिली ने भी हमको आश्वासन दिया। जैसे उनके जो है बड़े जीजाजी हो गए, उनका गार्जियन स्वरूप जिसका नाम है मदनी उर्फ इब्राहिम बुखारी। तो जब ये मेरे साथ बदमाशी करने लगे इसके फैमिली, इतने दिन तो उन लोगों ने भी समझा बुझा करके रखा कि तुमको लेकर चल रहा है, चलो अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हारा शादी ब्याह करोगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तुम जिम्मेदारी में फंस जाओगी। कई तरह का प्रलोभन दिया और इस तरह से भी हमको जो है लालच भी दिया कि तुमको हम घर बना देंगे, गाड़ी खरीद देंगे, तुमको बिजनेस करके देंगे, तुम्हारा सारा सुख सुविधा उठाएंगे, तुम थोड़ा सा सब्र करो, तुम थोड़ा शांति बना के रखो, तुम पढ़ाई लिखा करो, शादी कर लेंगे ना, क्या जल्दी है। इस तरह का मेरे दिमाग को भटका के वो हमको बरगला करके 3 साल 2.5 साल कर दिया। ये सब बातें जब हुई जी, तो उसके बाद आप थाने में कब गए? थाने में मैं कई बार गई, जब उनके फैमिली ने भी फटकार दिया, मार पीट के भगा दिया। कई बार आके घर पे भी मेरे साथ में मार पीट करके गया। उसके बाद में स्थानीय नेता लोगों ने भी मुझे मदद नहीं की। फिर मैं गई थाना, लेकिन थाना में जो है बड़ा बाबू नहीं मिले। मैं 2 से 3 बार गई, लेकिन बड़ा बाबू नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। तब वहाँ पे किसी मुंशी ने या किसी ने कहा कि सर से तुम जो है सरकारी नंबर पे बात करो फ़ोन करके, या उनके पर्सनल नंबर पे बात करो, सर जो है तुमसे बात करेंगे, तब तुम जो है तुमको मिलने में आसानी हो जाएगी। तब हमने नंबर ले करके उनको फ़ोन किया। जब हमने फ़ोन किया तो हमने बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो है मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो। हमने कहा सर कॉल पे क्यों? बोला जितना बोल रहे हैं उतना करो, तुमको न्याय से मतलब है ना, तुम्हारा काम से मतलब है ना। हमने कहा ठीक है सर, आपका जो हुक्म हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात करो। और कई बार हमसे बात की, उन्होंने सारी बातें पूछा। मैंने सारी बातें उनको, सारी अपनी परेशानी जो भी हमारी कष्ट थी, मैंने सारे A to Z बताई मैंने। तो उसी बीच में वो थोड़ी अश्लील वाला हरकत करने की, शब्द से बात करने की कोशिश किया, पर मैंने उसको इग्नोर किया कि चलो कोई नहीं, सर पूछ रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा, तकलीफ़ है मुझे तो बताना ही पड़ेगा सर को। तो मैं बताई। उसके बाद मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं ये बात भी सर को फ़ोन करके शेयर किया और सर लगातार मेरे से बातचीत किए जा रहे थे। और जब भी सर बात करते थे कहते थे रात में बात करो, 9 बजे के बाद बात करो, 10 बजे बात करो, 11 बजे बात करो, 2 बजे बात करो, 1 बजे बात करो, मतलब आधी रात को बात करते थे। तो सर बोले कि ठीक है, तुम्हारा हम न्याय पूरी तरीके से करवा देंगे, इसमें तुमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम हमको आवेदन दो लाके, और तुम हमको तुमको हम बता देते हैं तुम किस टाइम आवेदन देगी, तुम आओ, हम तुमको मिल जाएंगे थाने में। और हमने तब 22 तारीख को सर किसी तरह से थाने में पहुंची मैं। तो जब मैं थाने में आवेदन दी तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देते हैं। मेरे सामने जो है जो अभियुक्त को फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा सर हम बहुत दूर में हैं, तो आप सुबह आकर के 10 बजे हमसे मिलिए। और हमको भी सर आश्वासन दिए कि तुम भी जो है 10 बजे हम फ़ोन कर देंगे, तुम भी आ जाना, तुम दोनों को आमने सामने बैठा के बात करा के तुम्हारी जितनी भी समस्या हम सबको दूर करा देंगे, ये तुमसे वादा है। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो उनको 10 बजे नहीं, वो 8:45 बजे ही पहुंच गए थाने में। और कई तरह का नेता को लेके आए, वही नेता को जिसके पास हम मदद मांगने के लिए गए थे। तो कई नेता कई गाड़ी लेकर के वो आए और बड़ा बाबू के चैम्बर पे बैठे, कई तरह की बात हुई। और हमें बिल्कुल पता नहीं सर, मुझे पहुंचने में 10 बज गई। मैं जब पहुंची, मैं सर का फ़ोन का वेट कर रही थी, क्योंकि सर बोले थे जैसे वो पहुंचेगा मैं फ़ोन कर दूंगा। लेकिन वो पहुंचे, उनसे बात हुई, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं किया गया। तो वो लोग जब जाने लगे तो मैं उस टाइम पहुंची, तो वो लोग गेट पे टकरा गए जो गाड़ी ले लेके निकल रहे थे। तो मैं गई वहाँ थाने में, बोले कि सर क्या आए, वो लोग चले गए, आपने कुछ बोला नहीं। सर बोला देखो वो लोग पैरवी कार को लेके आया था, तुम्हारे खिलाफ़ में बात हो रही थी, और देखो हम तो उन लोगों को धमका दिए हैं, समझा दिए हैं कि जा करके कर लो।
ठीक है तुम जाओ घर, देखते हैं। मैं घर आ गई सर। उसके बाद मैं रात को फिर उनसे संपर्क की फ़ोन के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि देखो शायरा, तुम जो है, तुम्हारा काम जो है हम नहीं कर पाएंगे। हमने क्या, क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे सर? एक तो आखिरी मेरी उम्मीद है प्रशासन और कानून, आप जो है साथ नहीं दीजिएगा तो कौन देगा? आप तो जान रहे हैं कि स्थानीय नेता मुझे मदद नहीं कर रही है। उनके परिवार वाले ने भी मुझे मार पीट के भगा दिया, लड़का ने इनकार कर दिया। तो ऐसे में सर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो मौत हो जाएगी सर। मैं बहुत ज़्यादा 7 महीने से परेशानी में हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तब मैं आपके पास आई हूँ। और आप भी मदद नहीं करेंगे तो मैं तो सर बर्बाद हो जाएंगी। मेरी आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगी सर। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा काम है, एक ही मुद्दा पे कर सकते हैं, जब तुम हमको मेरे पास आओगी, मेरे से संबंध बनाओगी, तब वो भी आपत्तिजनक, वो जो अप्राकृतिक रूप से जो होती है। तो हमने कहा सर ऐसा कैसे, मैं तो तकलीफ़ में हूँ सर, और इस तरह का डिमांड मैं पूरा नहीं कर सकती आपका सर। मुझे शर्म आती है, मैं ये सब, मेरी आदत नहीं है ये सब करने की, मैं नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से तो मेरी प्रतिष्ठा की बात है, हम नहीं कर सकते हैं सर। आपको अगर कुछ फ़ीस वगैरह चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, मैं बहुत फ़ीस कमाता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तुमको जितना बोले हैं वो उतना तुम करोगी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे विरोध में जो है नेतागण है, सब तुम्हारे विपक्ष में है। हम इसी बात का फ़ायदा उठा के फालतू का तुम परेशान हो जाएगी, इसीलिए मेरे साथ जो है तुम बकवास करना बंद करो और हमको आज के बाद जो फ़ोन मत करना। हम तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा दूसरा थाना का पीओ बनता है, जाकर वहीं काम करवा लो। हमने कहा सर देखिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, मैं कहीं जाने के लायक नहीं हूँ, आप इसी थाना से कीजिए। लड़का का घर सर यहाँ है, मेरी घर यहाँ है, और लड़का मुझे यहाँ लेके गया, वहाँ लेके गया, हर जगह लेके गया, हर जगह रखा हमको। तो मेरी पीओ तो कहीं से भी बन सकती है सर, इसलिए हमको यहाँ फ़ोन करना बंद करो, ठीक है? हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बस यही बोल के उन्होंने धमका चमका के कई तरह का गंदी बातें बोल करके, और उन्होंने मेरी फ़ोन काट के नंबर को ब्लॉक कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर मेरी जो आखिरी जो आशा थी वो भी सर ख़त्म हो गई। उनके बातों से, उनकी जो भद्दी तरीके से जो लैंग्वेज था, जो बोलने लायक नहीं है सर, मैं बोलना नहीं चाहूँगी आपके सामने या मीडिया के सामने में। उस तरह का बात सुनने के बाद, उनकी रवैया के बाद जो मेरी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई सर। अब कुछ नहीं दिख रहा था, अब लग रहा था कि अब मेरी आत्महत्या हो जाएगी सर। लेकिन सर मैं आपके न्यूज़ ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा मैं आपका न्यूज़ हमेशा गौर से देखा करती थी, सुना करती थी, पढ़ा करती थी। उसमें से एक थानेदार का भी आपने न्यूज़ चलाया था, फिर उसमें मुझे वो चीज़ याद आई कि आप जो है दबे और सच्चे खबर को आप चलाते हो। फिर मेरी एक उम्मीद की किरण जो है दिखाई दिया कि एक बार सर से बात करके देखते हो सकता है वो मुझे मदद करे, क्योंकि वो सच्चाई की जो है खबर चलाते हैं और पीड़ित को जो है वो मदद भी करते हैं पूरी तरीके से, किसी निस्वार्थ भावनापूर्वक। तो फिर मैं सर सोच विचार करके फिर मैं मतलब आपको तुरंत आपसे संपर्क की, और मैंने आपको जो बताई थी सर वही सच्चाई है। मैं सर इतनी भद्दी बातें थी, मैं सर बोल नहीं पाऊँगी आपके सामने में। तो क्या जो बातें आप हमको फ़ोन पर उस रात में बताए थे, जी, आपने हमें पहली बार 28 सितंबर को कॉल किया था जी, और उस दौरान आपने जो गंदी बातें वो आपसे किए थे, हमें लगता है कि वो सारी बातें आप खुलकर मेरे सामने में उस दिन फ़ोन पर रखी थी। 28 तारीख को मैं आपसे बात की थी, 28 सितंबर को। उसके दूसरे दिन जो है शाम का टाइम गाड़ी से थाने से गाड़ी भेजा गया और फिर मुझे बुला के थाने में बिठाएं और फिर वो आवेदन फिर से दोबारा लिखा गया और फिर एफआईआर हुई। उसके फिर तीसरे दिन जो है फिर मेरी मेडिकल हुई। तो इसी तरह से जो मुझे घर से उठा के गाड़ी भेज के फिर जो है मेरी एफआईआर भी दर्ज हुई, मेरा जो है मेडिकल भी हुआ। और फिर मेडिकल होने के बाद फिर जो है 2-3 दिन फिर स्टॉप हो गए। तो मैं फिर सर को पूछी कि सर आपने तो एफआईआर तो दर्ज कर लिया, अब आगे का जो है 164 का बयान जो होती है इस केस में तो आप ये नहीं करवाया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब ऊपर से आदेश होगा तब हम करवाएंगे। फिर मैं फ़ोन रख दी सर। उसके बाद जो आपसे बातचीत क्या हुई नहीं हुई सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर जो है 9 तारीख को फिर 164 का बयान करवाए उन्होंने मुझे, फिर से थाने घर से गाड़ी भेज के बुला करके। इस बीच क्या क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जी सर। आपने पहली बार हमें 28 सितंबर को कॉल किया था। जी सर। और उस कॉल के बाद मैंने उस कॉल रिकॉर्ड को जी
29 सितंबर को रात में कसबा थानेदार को व्हाट्सएप पर भेज दिया था। जी सर। मैंने वो ऑडियो 1 बजे रात में भेजा था और सुबह 8:30 बजे कसबा थानेदार अमित कुमार ने मुझे कॉल किया। उन्होंने उस ऑडियो में लगाए गए आरोप पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा वो हेलो जी बोला जाए। कौन मुकेश जी बोल रहे हैं? जी थाना प्रभारी बोल रहे हैं कसबा थाना से। एक आप ऑडियो हमको भेजे हैं। जी क्या जानना चाहते हैं इसमें? क्या कहना चाहेंगे हम? जो आरोप आप पर लगाया है वो आरोप क्या है ये आप ही बता सकते हैं। हाँ। नहीं, उसके तरफ से जो है ना, एक कांग्रेस के नेताजी आए हुए थे परसों हमको लगा कि आए हुए थे, तो उनको सारी चीज हम बता दिए। वो जो आरोप लगा रही है बनमनखी में उनका रिलेशनशिप हुआ है और फिर कहाँ पटना में जहाँ भी हुआ हो, तो हम बोले देखिए इसमें पीओ हमारे यहाँ बन नहीं रहा है। उसको बोले जहाँ पीओ बन रहा वहाँ, तो वो नेताजी बोले कि नहीं सर देखिए ना, इधर से थोड़ा सा वो लोग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर वो नेताजी तैयार थे, लेकिन वो लड़की तैयार नहीं थी। हम सामने में बात करवा दिए। अब उधर से भी वो उसका पैरवीकार लोग आया था, तो वो लोग एक बार पहल किया कि बात को मेटरलाइज करें। तो उसमें बोले कि देखिए थाना में तो वो संभव है नहीं, पंचायत में आप लोग आपस में कर लीजिए। बाद बाकी केस का जहाँ तक है, वो जहाँ मेरे यहाँ पीओ अगर नहीं बन रहा है तो हम कैसे केस करेंगे? पीओ जहाँ बन रहा वहाँ करे, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय के शरण में जाए। कोर्ट का ऑर्डर होगा तो हम केस कर सकते हैं। पहला चीज यही है। दूसरा चीज कि यही आरोप लगाना, और आपसे अगर बात कर रही है ना, तो वो आप अपने आजीज हो जाएंगे उससे। वो और कुछ नहीं बताई है, वो तो बहुत सारा मैसेज हमको की है, सारा मैसेज है मेरे पास। इतना मतलब बात करने का उसका ये, अब क्या उसको क्या हम बोले उसको, इतना मतलब बेहुदा तरह से बात करती है। मेरे पास वो भेजी है कि 12 बजे 1 बजे रात में भी आपसे व्हाट्सएप कॉलिंग ब्लॉक करने का बात उसमें लिखा हुआ, ब्लॉक करने का बात लिखा हुआ है ना। हाँ, वो फोन कर करके जब परेशान किया तो सही में ब्लॉक कर दिया हम नंबर को। और वो तो कॉल डिटेल से मालूम हो जाए कौन कितना बार क्या बजे रात को कौन फोन किया है, वो थोड़े छुपता है वो सब चीज। नहीं वो बात तो है। प्रमुख साहब वहाँ के प्रमुख साहब यहाँ के प्रमुख है, और 2-3 ठो और मुखिया जी लोग हैं। सभी आदमी जब उसके बारे में बोल दिया, मतलब प्रमुख साहब का मुखिया जी का कहना था कि मतलब एक वही नहीं है, उसके बारे में तो हमको मालूम है जिस पर ये आरोप लगा रही है सही में रिलेशनशिप है उसके साथ, रहा है इन लोग का 1 साल 1.5 साल। लेकिन आरोप 3-4 पर वो लोग बोला है कि लगाया है। तब उसको बोले कि देखिए भाई, जो आप विधिवत काम कीजिए, यहाँ से हम आपका कोई काम नहीं करवा सकेंगे। केस करना केस कीजिए, जहाँ पीओ बना वहाँ से केस कर दीजिए आप। सर दरोगा जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनकी जितनी भी बातें उन्होंने बोला है उसमें एक मतलब पूरी सच्चाई नहीं है सर। मैं जानता हूँ इस बात को कि ये वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बातें हैं जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और हमने इस बात को कोई नहीं कहेगा कि हमने ऐसा बोला है। लेकिन जिस आवेदन को 8 दिनों तक टालते रहे थानेदार, जो दरोगा यह कह रहे हों कि ये केस बनमनखी थाने में दर्ज होगा, मैं एफआईआर नहीं लूँगा, वो थानेदार ऑडियो सुनने के तुरंत बाद अपनी गाड़ी आपके पास भेज देते हैं और आपको उसी गाड़ी पर बुलवाकर थाने में बिठाकर एक नया आवेदन लिखवाते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और फिर वो मेडिकल भी तुरंत करवा लेते हैं जी सर, अगले ही दिन। तो यहाँ दरोगा जी की ये त्वरित कार्रवाई संदेह उत्पन्न करती है कि दरोगा जी जरूर किसी दबाव में आकर ना ही एफआईआर लॉन्च कर रहे थे और ना ही आरोपी को अभी तक गिरफ्तार कर पा रहे हैं। आपका मेडिकल हुआ 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, जी। और जब 7 अक्टूबर तक आपका 164 का बयान नहीं करवाया गया जी। तो मैंने दरोगा जी को फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया 7 तारीख को। मैसेज में मैंने लिखा था कि आपने कोई सफाई नहीं दिया है अब तक, मैं 9 अक्टूबर को खबर रिलीज कर दूं क्या? जी सर। तो दरोगा जी ने मुझे 8 अक्टूबर को कॉल किया और कॉल करके उल्टे मुझे ही आईपीसी की धारा 501 और 502 के तहत एफआईआर करने की धमकी देने लगे। खैर थानेदार ने 9 अक्टूबर को आपका बयान भी दर्ज कर 164 का बयान भी दर्ज करवा लिया न्यायालय में। अब आपको इस मामले में न्यायालय में आपका मामला पहुंच चुका है और मुझे उम्मीद है और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपको न्याय मिल जाए। इस मामले को लेकर
कुछ और कहना चाहती हैं आप एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, किसी भी उच्चाधिकारी को आप क्या कहना चाहती हैं इस मामले को लेकर? ये उच्च अधिकारी जी से मैं यही अपील करना चाहती हूँ, जिस तरह से थानेदार जी ने मेरे साथ जो बिहेवियर किया है सर, इससे जो है साफ स्पष्ट होता है कि ये थानेदार बहुत गलत और निहायत गंदे इंसान है। ये थानेदार के लायक नहीं है और इस तरह का थानेदार जब तक थाना में रहेगा तो हम जैसे पीड़िता को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल है और हम जैसे पीड़िता को आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। सर वो अभियुक्त लोग जो हमको कई तरह से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो सर आप इस पे एक्शन लीजिए। 164 भी आपने करवा दिया है सर। तो और देखिए सर, अभियुक्त जो है अभी भी घूम रहा है और कई तरह से जो है हमको धमकाने का भी कोशिश कर रहा है कि तुम रोड पे निकलोगी, मारेंगे पीटेंगे, कई तरह से वो बुरा भला बोल रहा है हमको। और डर से मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ सर जैसा बोला जाता है वैसा हो जाता है। तो सर अगर मेरे साथ कुछ हो ही जाएगा तो फिर सर न्याय का क्या मतलब होता है। लेकिन मुझे कानून पे विश्वास है सर कि वो बहुत जल्दी जो इस पर कार्रवाई होगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी होगी और मुझे न्याय मिलेगा। इसलिए मेरी मांग है उच्च अधिकारी जी से कि ऐसे थानेदार को जो है यहाँ से हटा दिया जाए और वो अच्छा थानेदार यहाँ पे नियुक्त करके और हमारी सही जांच करके हमें न्याय दिलवाया जाए। जानते हैं सर, ये दरोगा जब रात को इस लड़की से बात करते थे तो सिर्फ व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात किया करते थे और जो भी चैट किया करते थे उसे डिलीट भी कर देते थे, जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ। यहाँ चैट का डिलीट करना दरोगा की बदनीयती पर ज़रूर सवाल खड़ी करती है कि आखिर व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखा गया था, ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बातें थी जिसे थानेदार ने डिलीट करना मुनासिब समझा। इसलिए एसपी साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेवार अधिकारी को ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से दूर रखा जाए ताकि पीड़िता को समय रहते न्याय मिल सके, क्योंकि न्याय में हुई देरी भी अन्याय के समान है, वो भी ऐसे केसेज में जिसके लिए इस देश में कानून बनाया गया है। यदि कोई लड़की किसी लड़के या पुरुष पर यह आरोप लगाती है कि यह व्यक्ति मुझे करीब 14 सेकंड से लगातार गंदी नीयत से देख रहा था, तो उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा और उसकी तुरंत गिरफ्तारी करके उसे जेल भेज दिया जाएगा। और ऐसे में इधर एक यौन शोषित पीड़िता जब आवेदन देती है थाने में, तो थानेदार उसी पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने का डिमांड करते हैं। इसलिए सर, ऐसे अधिकारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और अंत में मैं थानेदार जी आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको जो करना है कीजिए, आप एफआईआर कीजिए या फिर फर्जी इनकाउंटर में मुझे मार गिराइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं कि मैं हमेशा ऐसे सभी पीड़ित के साथ खड़ा रहूंगा जिसे न्याय दिलाने के नाम पर आप जैसे भेड़िए नोचने की ताक में खड़े रहते हैं। दरोगा जी, आप जैसे चंद थानेदार बिहार पुलिस को बदनाम कर रही है और साथ ही पूर्णिया पुलिस को भी शर्मिंदा कर रही है। जहां आप रक्षक के रूप में नियुक्त हैं, वहीं आप भक्षक के स्वरूप में आकर एक यौन शोषित पीड़िता को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले को दबाने और दरोगा के सहयोग में कौन कौन से सफ़ेदपोश नेता खड़े हैं, कौन कौन से पत्रकार दरोगा की दलाली में लगे हैं और किस किस इंसान ने इस लड़की के साथ कब और कहां कहां बलात्कार किया। वो सारी बातें आपको बताऊंगा। इसलिए आप न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।